अगर कोई लड़के की जरूरत हो पकड़ने के लिए। देखने वाले तमाम नाजरीन को अब्दुल मलिक का सलाम और आदाब। आज एक खास मुलाकात होने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि कुछ चंद दिन पहले मैं यहाँ पे आया था। ये लाड़ की पंचायत है। जो मेरे साथ आप शख्सियत बैठे हुए देख रहे हैं, ये बशीर अहमद लारवी गरीब नवाज चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। तो आज इनसे एक खास मुलाकात, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात थे इनके मुतालिक। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे एक इंटरव्यू किया जाए और हर एक चीज को क्लियर किया जाए। यकीन मानिएगा कि आपको ये इंटरव्यू जो है इसको आप शेयर भी कीजिएगा और ये इंटरव्यू जान के आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। लिहाजा मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं और हम डायरेक्ट जो है इनसे सवाल जवाब करेंगे। बशीर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सवालात जो है वो बहुत ज्यादा टफ भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा तीखे सवाल भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है लोगों के सवालात हैं। आप जो है सबसे पहले हम शुरुआत इस चीज से करते हैं। थैंक यू आबिद भाई। आपकी जो है पहले आप मुझे ये बताएं, आपकी जो एजुकेशन है, बचपन की जो स्कूलिंग है आपकी, उसके बाद कॉलेज में, आप अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस जो है मेरे व्यूअर्स को दे दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर तौर पे गुजारिश करूंगा कि ये लाड़ एक हमारा बड़ा पिछड़ा हुआ गांव है और इसी गांव की एक डोहक में जोंटा कहते हैं, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि हम गुजर बकरवा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा जो बेसिक पेशा है वो है माल मवेशी और ज़मींदारी। तो माल मवेशी के सिलसिले में 6 महीने तो वालिदैन डोकों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो माशाल्लाह एक अच्छे जंगल में और बड़ी हाइट पे एक अच्छी जगह वहाँ मेरी पैदाइश हुई। फिर उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लाड़ से 5वीं तक मैंने तालीम हासिल की। फिर कुछ टाइम के लिए मैं हाई स्कूल जमलान और वहाँ से बलमत कोट से फिर मैं हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर चला गया। गुजर एंड बकरवाल हॉस्टल उधमपुर में मेरी एडमिशन हुई। तो उस सिलसिले में फिर वहीं से मैंने कॉलेज किया और कॉलेज करने के बाद क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन उस लायक नहीं थी, तो बड़ी रिक्वेस्ट करके किसी ना किसी तरीके से गुजारा करके मैंने जो है वो फिर एडमिशन ले ली LLB के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो उसी दौरान मेरी जॉब भी लग गई। उससे पहले मैं टीचर लगा था और कोई 6 महीने वो जॉब मैंने की। और जब मैंने यहाँ के हालात देखे, सारी चीज़ें देखी, तो मुझे लगा कि यहाँ मैं शायद अपने साथ और स्टूडेंट्स के साथ और लोगों के साथ इंसाफ ना कर पाऊँ। तो वो चीज़ मुझे नहीं जची और कई लोगों ने उस वक्त ये भी कहा कि शायद इसके दिमाग ये पागल हो सकता है या दिमाग में फ़र्क हो सकता है, जिस आदमी को नौकरी छोड़ के ये जा रहा है। और घर में हालात भी ऐसे नहीं थे, कोई एम्प्लॉय नहीं था मेरे घर में, लेकिन उसमें ये था कि मेरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं थी। तो मुझे ये लगा कि मैं यहाँ रह के ना तो अपने आप को इंसाफ दे पाऊँगा और ना ही सोसाइटी को। तो मैं फिर LLB के लिए चला गया। उसी दौरान फॉर्म फिल किया था और मैं पटवारी लग गया। तो मेरे HOD सईद मोहम्मद अफजल कादरी साहब थे कश्मीर यूनिवर्सिटी के, उनने मुझे एडवाइस किया कि आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद अगर आपने एजुकेशन कंटिन्यू करनी है तो आप कर सकते हैं। तो उसी सिलसिला में फिर जब मैं डिपार्टमेंट में आ गया और फिर मैंने प्राइवेट तौर पे जो है पॉलिटिकल साइंस में MA की है। ये जी आपका एजुकेशन का मसला जो है आपने बताया हमारे व्यूअर्स को। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। साथ साथ में आपकी जब पटवारी एज ए पटवारी आपकी सर्विस लगी जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा आपका सर्विस का जो दौर है वो कैसा रहा आपका? आपने बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। वो इतना चैलेंजेस भरा दौर था। एक यहाँ एम्प्लॉय लगता है उसको खुशी होती है, लेकिन हमने मुलाजम लग के ऐसे लगा कि हमने आग में छलांग लगा ली। क्योंकि एक बैच था उसमें और जोरी के कुछ लोग थे, पुंछ के थे और उधमपुर से सिलेक्ट हुआ था। जी। तो हम सबको सेटलमेंट पर्पज़ के लिए जम्मू में रख लिया गया और हमारे फाइनेंशियल पोजीशन बहुत कमज़ोर थी और गर्मी भी होती थी। हमें टास्क दिया जाता था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। तो बड़ा मुश्किल दौर था कि उसमें मैंने बड़ी मिन्नतें की। जो आज हमारे अब्दुल गनी मलिक साहब हैं, उनने भी बड़ी कोशिश की। हाजी बुलंद खान साहब उस वक्त थे, उनने भी कोशिश की। लेकिन उस वक्त के सेटलमेंट कमिश्नर साहब ने कहा कि इस बैच में से अगर एक भी आदमी को मैं आपके कहने पे मोहर भेज देता हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट में भेज देता हूँ, तो पूरा मेरा बैच जो है वो ख़राब हो जाएगा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक हल्ला परेशानी हो जाएगी। तो फिर उस वजह से हमें वहाँ वो सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी।
आरएसपुरा, ये सारा एरिया वहाँ। आपका ड्यूटी जो है आपकी तकरीबन जम्मू के ही इलाके में ज्यादातर रही कि जी। यहाँ अपने इस तहसील मोहर में या कहीं आगे पीछे, यहाँ इस इलाके में डिस्ट्रिक्ट रियासी में आप? मजेदार बात है नहीं जनाब, रहे। ये जी ये भी बड़ी इंटरेस्टेड है कि बहुत सारे लोग पोस्टिंग मैनेज करते हैं, जी। सिफारिशात के जरिए या बाकी कई सोर्सेज लगा के पोस्टिंग मैनेज करते हैं। लेकिन मेरा केस उसके एडवर्स है, क्योंकि मैंने अभी भी मेरे पास वो लेटर मौजूद हैं जो हमारे उस वक्त के एमएलए अब्दुल गनी मलिक साहब ने सिफारिश की थी कि हमारे मोहर में पटवारियों की शार्टेज है, पोस्टें वैकेंट हैं, और उस वक्त हाजी साहब ने भी कहा था, लेकिन मुझे यहाँ भेजा ही नहीं किसी ने, मुझे ज़बरदस्ती जम्मू रखा गया और फिर जम्मू में भी मुश्किल से मुश्किल टास्क दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को बखूबी निभाया। बड़ा लो प्रोफाइल में रह के बहुत रगड़े खाए हमने। जम्मू में आपको सजा के तौर पे रखा गया कि यहाँ मजा लेने के तौर पे रखा नहीं, गया? शुरू में तो मैं कहूँगा कि जेल उससे थोड़ा सा बेटर ही होता है, क्योंकि जो मैंने सुना है जेल के बारे में, बेटर इसलिए होता है कि कुछ लीडरान जो है वो सपोर्ट करते हैं कुछ जी। मुलाजमों को कि उनको हम अच्छी लेविश लाइफ दें, हाँ। अच्छी जिंदगी गुजारें, वो शहरों में ड्यूटी करें। ये एक आपके साथ कोई ऐसा मसला? ये एक आम सी चीज हो गई है कि हर आदमी कहता है कि पटवारी जो है बड़ा हाई फाई जगह पे लगा है जी, इसकी बड़ी हाई प्रोफाइल आदमी है, वो है, ये है। लेकिन हमारे साथ ये था कि हमें एक टारगेट दिया गया था और वो टारगेट अचीव करते करते फिर हमने सीख लिया और मैं अगर अपनी बात करूं तो फिर हम एक्सपर्ट हो गए। हमें पता चल गया कहाँ से क्या होता है, उसे वैसे करते करते बड़ी मुश्किलों के जरिए हमने उतार चढ़ाव देख के फिर जाके एक दौर आया कि हम प्राइम पोस्ट पे भी पहुंचे। मतलब हमने कहा कि जब हम आरएसपुरा, फिर मैंने एक गवर्नमेंट आर्डर हुआ था मेरा, मैं जब सिफारिश करवाने गया किसी लीडर के पास तो मैंने कहा जी मैं रेवेन्यू में काम नहीं करना चाहता, मुझे R&B में ऑन डेपुटेशन लगा दो। तो उन्होंने कहा यार तो दिमाग, फिर मुझे वही आई कि यार तेरा दिमाग पागल तो नहीं है, लोग रेवेन्यू में आते हैं बड़ा कुछ करके, पता नहीं सिफारिशें और क्या क्या चीजें, और आप ये कह रहे हो कि भाई R&B में उधर क्या करना है सुबह से शाम तक बैठ के। मैंने कहा जनाब वो क्या करना है क्या नहीं है, मुझे यहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो फिर मैंने 1 साल R&B में भी लगाया। कितने साल आपने सर्विस के लगाए? सर्विस में कितने 18 साल मैंने सर्विस में लगाए। अब एक अहम सवाल मैं आपसे पूछूंगा प्लीज, उससे पहले गुजारिश में छोटी सी करूंगा। 18 साल में हर एम्प्लॉय की छुट्टियां होती हैं, रिजर्व छुट्टियां होती हैं, वो जब रिटायरमेंट होती है तो उस छुट्टी की पेमेंट मिलती है। लेकिन मैंने क्या करना, अगर 2 साल सर्विस की तो मैंने देखना कितनी छुट्टियां बची, वो सारी छुट्टियां लेके तो मैं कभी घर आ जाना, सोशल वर्क करना या घूमना या ये चीजें करना। कुल फील्ड में अगर देखा जाए तो वो सारी छुट्टियां, आज जब मैंने रेजिग्नेशन दिया तो एक भी छुट्टी जो है मेरे खाते में नहीं थी। उसी पे मैं आ रहा हूँ जी। मैं आपको बताऊंगा, ये पर्सनल सवाल है लेकिन पूछना पड़ेगा क्योंकि मेरी ड्यूटी है जी। ये जो आपने रिजाइन दिया, हर एक को आज तो वैसे नौकरियां नहीं मिलती हैं, आपने रिजाइन क्यों दिया, क्या वजह रही, किन वजूहात की बिना पर आपको जो है रिजाइन देना पड़ा और आप सीधा जो है रिजाइन देकर घर आ गए? आपने बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है आपका और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका नहीं है, ये मुझे लगता है पूरी सोसाइटी का है। बहुत सारे लोग, जब मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। हाँ। जब आप पिछले जो है 4 तारीख को आपने यहाँ पे एक आपका जलसा था, यहाँ पे इंजीनियर खुर्शीद जो एमएलए गुलाबगढ़ है, आपकी भी वहाँ पे कुछ स्पीच जो है वो वायरल हुई, आपके कुछ इंटरव्यूज वायरल हुए। उसके बाद लोगों के जो सवालात हैं वो सामने, जाहिर सी बात है सवाल तो लोग तो सवाल करेंगे। हाँ, वो तो अगर आप एक फील्ड छोड़ के किसी दूसरी फील्ड में आते हो या लोगों के सामने जाते हो तो आपसे सवाल लाजमी है, सवाल होना आपसे लाजमी है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप ये रिजाइन आपने क्यों दिया, क्या वजह हुई? एक तो अगर मैं कानूनी तौर पे बताऊं आपको तो ये डेमोक्रेसी में एक आदमी को हक हासिल है कि वो किस मजहब में रहे, वो किस नौकरी में रहे, वो किस किस्म की लाइफ जीना चाहता है, ये राइट टू लाइफ है। ये होगी एक कानूनी बात। अब मैं सोशली आपको बताऊंगा जो लोगों का सवाल रहता है। जब मैं यहाँ लाड़ प्राइमरी स्कूल में टीचर लगा था तो तब भी मैं गया तो सबने कहा जी नौकरी क्यों छोड़ी। भाई उस वक्त तो मेरे पास घर भी नहीं था, उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, साइकिल भी नहीं थी, तो तब भी मेरा बेसिकली मेरा विजन ये था कि मैं नौकरी करूँ ही ना। नौकरी से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता था कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कम से कम कोई दूसरे आदमी को फायदा पहुंचे। और नौकरी में जितना टाइम में रहा तो कोई भी जहां मेरी पोस्टिंग है, मैं ये ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, मैंने सिदरा में नौकरी की है, मैंने बजालता में नौकरी की है, मुट्ठी दमाना में नौकरी की है, ठट्ठर में नौकरी की है, और गोल गुजराल में नौकरी की है, चक बनोत्रे ये आगे इसकी मीरा साहब वाली साइड है वहाँ नौकरी की है। वहां के लोगों से कोई पूछे कि किस तरीके से इस आदमी ने काम किया है, किसी आदमी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई आज पटवारी नहीं आया था,
किसी ने ये नहीं कहा कि बंदा जो है फोन अटेंड नहीं करता, किसी ने ये नहीं कहा कि इसने हमारा काम नहीं किया। मैंने उस वक्त भी उस स्टाइल से काम किया कि जिस तरीके से एक मतलब सोशल वर्क समझ के मैंने ये काम किया, और मुझे मजा आता था जब किसी का काम हो जाता था। तो रहा लोगों का ये कि नौकरी क्यों छोड़ी, ये मेरी अपनी पर्सनल कंसेंट है, क्योंकि मैं कोई इतने बड़े किसी अमीर घराने से नहीं हूं कि भाई मैं कहूँगा जी मेरी इस चीज़ में फ़र्क पड़ जाएगा। मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ एक डारा होता है, खुशकी आप देखते हैं वो जंगलों में, डारे में पैदा होने वाले आदमी को परवाह नहीं होती। 4 दिन अच्छी जगह रहे तो तब भी परेशानी नहीं है, 4 दिन मुश्किल में रहे तब भी परेशानी नहीं है। कच्चे कोठे में जाके बैठेंगे उधर भी नींद आ जाएगी, अच्छे से महल में जाएंगे तो उधर शायद थोड़ा कम ही नींद आएगी। तो हम जिस बैकग्राउंड से हैं, मुझे ये लगा कि यहाँ के जब मामलात मुश्किलात, अच्छा मैं आता हूँ यहाँ, लोग आ जाते हैं अपने छोटे मोटे मामलात बताते हैं, मैं कहता हूँ यार मैं हूँ क्या। यहाँ इधर पटवारी होता तो आपके रेवेन्यू के सारे मामलात कैंप लगा के घर घर जाके खत्म कर देता। जैसे मैंने जम्मू में वरासती इंतकाल के लिए नंबरदार चौकीदार की ड्यूटी होती थी कि आपने मुझे हर महीने में मीटिंग रखता था कि जितने लोग इस महीने में मरेंगे मुझे लिस्ट दे दो। और मरे हुए आदमी के पीछे में पड़ा इसलिए रहा कि जमीनें 4-4 पीढ़ियां गुजर जाती हैं और वो आदमी बेचारा मर भी गया है और जमीन उसी के नाम पे चल रही है। ये चीजें मैंने वहां ठीक की हैं। अब यहाँ होता तो यहाँ ये चीज कर सकता, देखो तो इससे मसला हल होने वाला नहीं था। आपने तो बता दिया रिजाइन देना आपका एक पर्सनल जो है कंसेंट था, ये इंसान की पर्सनल चॉइस होती है, इंसान कैसे जिए अपनी लाइफ, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का सवाल, कुछ लोगों का, चंद लोगों का सवाल चाहे एक का भी हो तो सवाल है, सवाल उसका जवाब जो है उसकी क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। कुछ लोगों का कहना है कि आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगे, कुछ ब्लेम्स लगे, जिसकी वजह से आपको नौकरी से रिमूव भी किया गया। इस बारे में आपका क्या स्टैंड है और क्या कहना चाहेंगे आप? ये सारे जो सवाल है ना, मैं बड़ा खुश हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ये चीजें क्लियर कर रहे हैं। बेसिकली पहले तो रेजिग्नेशन का मेरा ये है कि मैं सारी उम्र सर्विस नहीं करना चाहता था। मेरा ये एम नहीं था कि मैं यहाँ से आगे जाके करूँ। मुझे पता था रिटायर्ड होके अपने लिए लाइफ जीनी है और ख़त्म हो जाना है। मैं चाहता था कि लाइफ का कुछ हिस्सा जो है मैं समाज में दे दूं जहाँ से मैं आया हूँ। दूसरा रहा केसेस का, जहाँ तक ताल्लुक है, 2015 में एक फेक एप्लीकेशन दी जाती है और वो भी पॉलिटिकली हुआ सारा। ये ऐसा मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ कह रहा हूँ। उस बंदे का नाम लिखा जाता है नज़ीर अहमद सन ऑफ मकबूल हुसैन, आरो दवाड़ा। अब जब वो वेरिफिकेशन शुरू की तो मुझे आईओ ने बुलाए, हीरालाल पंता साहब ने। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप इस आदमी से पूछिए जिसने एप्लीकेशन दी है, इसके क्या क्लेम है, इंक्वायरी कीजिए और मेरा केस दर्ज कीजिए और मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा जी आप बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, आप पुलिस को कुछ समझते नहीं। मैंने कहा मैं इसलिए समझता हूँ, आपको इज्जत तो करता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ लेट जाऊँ जब मुझे पता ही नहीं है मसला क्या है। तो हजरत हुआ ये कि उसकी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, काफ़ी वेरिफिकेशन हुई, तो वो बंदा आज तक नहीं मिला और फिर वो फाइल क्लोज हो गई। अब फिर कुछ पॉलिटिशियन ही मैं कहूँगा जिन लोगों को ये लगता है कि कोई आदमी उभर ना पाए, कोई आदमी बोल ना पाए, कोई आदमी सियासत में ना चला जाए, कोई आदमी किसी की सेवा ना करे, और ये परेशानियां किसी को बनाने के बजाय दबाने वाले लोग भी हमारी इसमें सियासत में मौजूद है। फिर से 2022 में एप्लीकेशन लग जाती है। फिर से एक आदमी ने मुझे बुला लिया, जी ये जी विजिलेंस में कोई आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ एप्लीकेशन लगी है। मैंने कहा जनाब 2015 में भी लगी थी तो वो क्लोज हुई है, अब ये लगी है तो इसका भी करो। फिर किसी ना किसी तरीके से करवा के उनने लास्ट में मैंने बिल्कुल फॉलो किया, जब बुलाया गया जो पूछा जवाब दिया, सारी चीज़ें दी। फिर उनने एफआईआर किया। तो बड़े आराम से जब उनने एफआईआर किया, और एफआईआर उनके में आज भी इतनी क्लैरिकल मिस्टेक हैं कि जो कोर्ट में उनको फटकार पड़ी है कि कम से कम ये देखना चाहिए उनने उस कानून के तहत एफआईआर की जो स्टेट का कानून था। यूटी में बहुत सारे कानून चेंज हुए, फिर उसमें बड़ा हमारी रिट को 130 पेज की है, जिसमें हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया और वो सस्टेनेबल है नहीं है। अब वो लोग वहाँ जवाब दे रहे हैं। तो जनाब उनने फिर रेड किया, सारे लोग खुश हुए कि चलो जी हमारी जो ख्वाहिश थी शायद वो पूरी हो गई। हमने वहाँ भी कोऑपरेट किया। तो 8 के 9 घंटे जो है मेरे घर में रेड रहा। डीएसपी लेवल से लेके इंस्पेक्टर वहाँ बहुत सारे थे, पुलिस थी, लेडी पुलिस थी, बच्चे वहाँ पे थे। तो मैंने इतना किया, उस वक्त मैं घर पे नहीं था, दिल्ली था मैं। तो मैंने कहा मुझे ऑर्डर सेंड कीजिए। ऑर्डर जब मैंने लिया और ऑर्डर लेके फिर मैंने अपने वकील से बात की, तो उन्होंने कहा जी वाकई रियली ये कोर्ट का ऑर्डर है। तो मैंने कहा अलाउड है आपको, लेकिन डिसिप्लिन से और कानून को हाथ में नहीं लेना। तो खैर उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से रेड किया, सारा जो भी उनको मिला उन्होंने देखा सारा। तो घर से क्या मिला उनको, आधार कार्ड मिले, बस छोटी मोटी चीज़ें मिली जो
रेंट डीड थी वो चीजें मिली। तो खैर वो एक कोर्ट का मसला है, वो इसलिए कोर्ट का है। मसला है, उसमें हम दूसरा मैं गुजारिश करूंगा, एक किसी मेरे काबिल दोस्त ने कहीं मैंने कमिट देखी है, बच्चे मुझे दिखा रहे थे, मैंने नहीं देखा, थोड़ा सरसरी मैंने पढ़ा कि रिमूव, अगर कोई बंदा को केस की वजह से जो है रिमूव हो जाए, उससे बंदा नहीं बच सकता। केस का प्रोसीजर ये होता है जनाब कि जब किसी पे केस दर्ज होता है, वो रिटायर्ड हो जाएगा, उसके बाद भी उसकी कार्रवाई होगी। अगर वो आदमी मर जाता है, उसके घर में समन आता है, फिर उसका डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई ये बंदा मर गया, तब जाके जान छूटती है। तो अगर केस से इस तरीके से लोग छुटना शुरू हो जाएं कि रिजाइन दें और केस से फ्री हो जाए, तो फिर तो स्टेट खाली हो जाएगी, फिर तो केस सबके खिलाफ है। और जी, फेक ये केस तो होते हैं। चलो अच्छी बात है, आपने इसमें अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी कि क्या मसला है, क्योंकि अब हम नाजरीन को बताना चाहेंगे और आपने खुद ही बता दिया कि ऐसा कोई मसला नहीं था। आपसे मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, आपने रिजाइन दे दिया, नौकरी छोड़ी, अच्छी भली नौकरी कर रहे थे, छोड़ दी, क्या प्लानिंग है आपकी फ्यूचर की, क्या करना चाहते हैं? इससे पहले मैं छोटी सी गुजारिश करूं कि रेजिग्नेशन जो मैंने दिया वो बड़ा इंडिपेंडेंट तरीके से दिया। उसमें मेरे जो डीडीओ थे उनकी एनओसी लगी है और उनने फेयरवेल पार्टी दी मुझे बड़े अच्छे माहौल में। और पिछले साल अगस्त 2023 मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट भी मिला है। 15 अगस्त के मौके पे सर्टिफिकेट मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस का। तो उस बेस्ट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट के बाद जो है मैंने रेजिग्नेशन दिया कि बस अब अभी तक आपने अप्रिशिएट कर दिया, पूरे डिपार्टमेंट का शुक्रिया करता हूं, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, मजा आया, सारी चीजें की, तो अब मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं। तो बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारे कुछ मेरे साथी रो भी पड़े वहां पे कि देखो आप हमें छोड़ के चले गए। मैंने कहा मैं छोड़ के नहीं चला गया, इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे मामलात भी हैं, जुल्म भी है, कई जगहों पे नाइंसाफियां भी हैं। मैंने कहा मैं आपके लिए वहां भी लड़ूंगा। जैसे मैं एसोसिएशन में भी रहा, प्रेसिडेंट रहा हूं मैं जम्मू वेस्ट जो तहसील है वहां का, उस वक्त भी उनकी आवाज उठाते रहे और मेरी तहसील में कोई नाइंसाफी किसी पटवारी या गरदौर पे नहीं हुई। तो बड़े उस तरीके से। अब रहा आपने फरमाया कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है। देखो मैं इंडिपेंडेंट होके, पहले तो मेरा एक गरीब नवाज चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट की जो पावरें हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर हम डोनेशन लेके सारी चीजें करके मेहनत करें इस देश के अंदर, इस रियासत के अंदर, तो हम इसी को आगे बढ़ाएं, तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। हम स्कूल खोल सकते हैं, हम हॉस्पिटल खोल सकते हैं, हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, हम बेवाओं की मदद कर सकते हैं, कहीं जो लोग शादियां बच्चों की नहीं करवा सकते उनकी हेल्प कर सकते हैं, यतीम बच्चे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये विजन है कि अल्लाह करे हमें उस लायक हों कि अब उनको हम तालीम देने के लिए उनके अखराजात बर्दाश्त करें। तो इसमें बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मेरा विजन है। तो ये हो गया मेरा सोशल वर्क। अब रहा कि अगर मुझे ये लगा कि पॉलिटिक्स में वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जितने भी देखने वाले लोग हैं, उनको ये लगता है कि आपने यहाँ पे एक पार्टी वो करवाई, जलसा करवाया, कन्वेंशन हुई, जिसमें गुलाबगढ़ के एमएलए इंजीनियर खुर्शीद और सबका काबीना के वजीर अब्दुल गनी मलिक भी थे और बहुत सारी आवाम थी यहाँ पे। इससे लगता है कहीं ना कहीं कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका इसमें क्या स्टैंड है? इसमें मेरा ये स्टैंड है, इलेक्टेड एमएलए जनाब खुर्शीद साहब हैं, बड़े पोलाइट आदमी हैं, बड़े बिल्कुल मैं कहूँगा कि ऑनेस्ट आदमी हैं। और अब्दुल गनी मलिक साहब जो हैं वो एक सियासत के मैं कहूँगा कि मास्टर हैं और बेहतरीन सियासतदान हैं। अगर आज उनकी यहाँ जीत हुई है, पब्लिक ने उनको वोट किया है और इस वक्त वो अच्छे से यहाँ काम कर भी रहे हैं, हम उनके पास न जाएं तो हम गाजिया के पास जाएं या अलादीन के पास जाएं या रामलाल के पास जाएं, मतलब हमने तो उनके पास ही जाना है और उनका वेलकम करना है। वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनके काम से मुतासर होके हम उनको इनवाइट करते हैं। और आपने देखा होगा आदिल साहब कि यहाँ जब जलसा हुआ तो जलसा हमारा खाली इसलिए नहीं हुआ कि पब्लिक में स्पीच हो गई और थोड़ा बहुत चाय खाना हो गया और चले गए, जिस तरीके से जलसे होते हैं। मैंने यहाँ 2 फाइलें बना के अपनी डिमांड, जो हमारी पंचायत मोस्ट बैकवर्ड है इस वक्त, तो मैंने उसमें को 16 डिमांड जो इस इलाके की थी, तो वो 16 डिमांड लिस्ट करके पब्लिक को गवाह रख के दे दी कि सर आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ने आपको जीत दी है, आपकी पार्टी के मंत्री बने हुए हैं, आपकी पार्टी के सीएम हैं, तो आप मेहरबानी करके ये काम हमारे करें। और उससे उन्होंने अप्रिशिएट किया और वो बड़े खुश हुए और माशाल्लाह उससे वो काम कर रहे हैं। तो इस तरीक़ा से हम उनकी जितनी ज्यादा इज्जत करें उतनी कम है। नहीं, आप सवाल से मैं थोड़ा, आप उसका जवाब नहीं दे पाए जी।
कि पॉलिटिक्स जो है आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, मेरा ये सवाल था। जी देखें, पहला काम है, मेरा मकसद है कि मैं सोसाइटी के लिए काम करूं, चाहे वो मुझे पॉलिटिक्स में रह के करना पड़े, चाहे वो मुझे सोशल किसी प्लेटफॉर्म से करना पड़े, अपने ट्रस्ट से करना पड़े, एनजीओ के थ्रू करना पड़े, तो मैं जहां कंफर्टेबल समझूंगा वहां काम करने के लिए तैयार हूं। जब मुझे लगा या मेरे लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आपको पॉलिटिक्स में आके यहाँ मेंबर बनना है, यहाँ सरपंच बनना है, यहाँ डीडीसी बनना है, यहाँ कुछ और बनना है, तो वो लोगों का फैसला होगा। और अगर किसी पार्टी में मैंने ज्वाइन किया तो वो आप सारे लोग देख लेंगे, और वो फैसला तो वो कबल वक्त बताना मुनासिब नहीं है। लेकिन जहां मैं समझूंगा कि मैं काम कर सकूंगा, वहां इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि वहां काम किया जाएगा। ये आपका जो इलाका है जी, ऑब्वियसली ये मेरा भी इलाका है, बिल्कुल बहुत बैकवर्ड इलाका है। तहसील मोहर की बात करें तो बहुत बैकवर्ड है, गुलाबगढ़ तो मतलब बहुत दूर है। जी जी जी। आपकी क्या सोच है इस इलाके को लेकर? अगर आप पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करना चाहें या लोगों की आप खिदमत ही करना चाहें, तो क्या आप सोचते हैं, आपका विजन क्या है और किन किन चैलेंज का आपको सामना करना पड़ेगा? जो आपने फरमाया ना, इससे दिल में थोड़ी सी मुझे खराश और जलन होती है, क्योंकि मैंने अपने रियासत के लगभग हर तहसील हेडक्वार्टर तक कुमाऊं में, कश्मीर वैली से लेके अपने जम्मू प्रोविंस के सारे 22 डिस्ट्रिक्ट, इवन लद्दाख भी, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में भी घूमने का मौका मिला है, और हिंदुस्तान से बाहर भी 7 कंट्रीज में मैं घुमा हूँ, जो उनने केस में भी लिखा हुआ है। जब वहां लिखा हुआ है तो मुझे बोलने में क्या तो इन्होंने कहा जी 7 कंट्री में क्यों गया, क्या था, तो मैं वो भी अर्ज करूं। तो सारा आ जाके जब मैं यहाँ वापस आता हूँ तो यहाँ आके दुखी होता हूँ मैं रियली। जितने दिन यहाँ मेरे गुजरते हैं तो मुझे बड़ा दुख वाली लाइफ गुजरती है। मतलब जहां भी जाओ आप, किसी ऑफिस में जाओ, रोडों पे हालत देखो, यहाँ के जहाँ तक आपने कहा चैलेंजेस का ताल्लुक है, पिछले 10 साल से इतना पूरा सिस्टम डैमेज पड़ा हुआ है, बिल्कुल धर्म भरम। एक घर के अंदर अगर मालिक 4 दिन ना रहे, 6 महीने आप बताओ एक घर बंद रहे, उस घर की क्या हालत होती है। तो हमारा तो सारा सिस्टम ही 10 साल से बंद रहा। तो एक तो ये चीजें होंगी। सबसे बड़ी चीज जो किसी सोसाइटी को, किसी कौम को आगे ले जाती है, वो है तालीम। और तालीम में हमारा, मैं कहता हूं कि इतना बुरी हालत है, उसका बयान करना ही बात से बात है। जैसे मैंने परसों भी अर्ज की, हमारा हाई स्कूल है जिसमें 5 टीचर हैं, उसमें से एक बीएलओ है, एक क्लरिकल स्टाफ में है, 3 लोग पढ़ाने वाले, 212 स्टूडेंट्स हैं। 212 लोगों को 3 लोग तालीम देंगे और फिर हम ये तवक्का रखें कि हम सुधर जाएंगे, फिर हमारा बच्चा एमबीबीएस बन जाएगा, यहाँ का आदमी डॉक्टर, ये जाके आईएएस करेगा, केएस करेगा, इवन छोटा मुलाजिम भी लगेगा, पॉसिबल ही नहीं। और यहाँ अक्सर ये होता है सर कि बच्चे थोड़ा बहुत आगे 4वीं 5वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम पास कर ही नहीं पाते, और उसके बाद वो कटरा चले जाते हैं, रियासी चले जाते हैं। हालात बस इस किस्म के। एक तो एजुकेशन का आ गया, रोडों का भी बहुत जरा खस्ता हालत है, रोजगार का के मामलात हैं, और इसी तरीके से मैं जहाँ तक कई बार मैं देखता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं, अनगिनत मामलात हैं। जितनी चीजें यहाँ जितनी बयान की जाए उतनी कम है। ये बात तो सही है कि बहुत बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। और एक मैं गुजारिश करूंगा, देखो यहाँ सबसे बड़ी जो हमारी फैक्ट्री है वो है माल मवेशी और जमींदारी। अब माल मवेशी और जमींदारी की तरफ अल्लाह की जात के सिवा किसी का ध्यान नहीं है। कोई एग्रीकल्चर की तरफ से देखो कि कोई ऑफिस का पता नहीं, कहाँ पे कोई असिस्टेंस नहीं मिलता, कोई बीज वगैरह नहीं मिलते, कोई गाइडलाइन नहीं है। माल मवेशी के लिए कोई बीमार होता है तो चुप करके मरना पड़ता है, और उठा के बाहर फेंकते, कुत्ते खा जाते हैं। तो उसके लिए भी ये सारी चीजें, मतलब किसी भी फील्ड में हमें बहुत ज्यादा यहाँ काम करने की जरूरत है। अभी देखो लगे हैं मलिक साहब, ये परसों एमएलए बने खुर्शीद साहब, सुबह शाम वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक सोसाइटी उनका साथ नहीं देगी, वॉलेंटियर्स लोग सामने नहीं आएंगे, यूथ सामने नहीं आएगा, अकेला आदमी मुझे नहीं लगता कि इस बहरान से कहीं सबको निकाल पाएगा। हाँ, ये बात तो सही है, सबको साथ देना ही पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा भी हो रहा है इंटरव्यू आपका, ये जानना चाहूंगा, आपने रिजाइन दिया, चाहे आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, अगर पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करना था तो आपने, लगता है देखने से कि एनसी को आप ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेरा सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी काम की है। अब जो काम करेगा उसी के पास हम जाएंगे, जो काम नहीं करेगा तो उसके पास जाके उनका वक्त भी बर्बाद तो अपना वक्त भी बर्बाद। इस वक्त तो माशाल्लाह एनसी, क्योंकि इस रियासत की सबसे पुरानी पार्टी है, तारीखी पार्टी है,
और काम कर भी रहे हैं। बड़े कम मंत्री हैं, पावरों के इश्यूज भी हैं, तब भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो आज अगर कोई आदमी एनसी के पास नहीं जाएगा तो दूसरे किसी के पास जाके लेंगे क्या? हम वहाँ तकरीरी कर सकते हैं, जाके बयान ही दे सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट हमारा जो असल मकसद है कि कहीं काम हो, भला हो किसी का, वो उसी दुकान पे जाना चाहिए जहाँ से सौदा मिलता हो। उसके पीछे ये रीजन है। मतलब ये है कि एनसी को आप लाइक करते हैं? लाइक करता हूँ, इसलिए लाइक करता हूँ क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, वो काम कर रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं उनके काम हो रहे हैं। जी। आपको पता है कि गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और जो लीडर्स हैं उनको भी करना पड़ता है। किस अंदाज से देखते हैं आप इस गुलाबगढ़ जो असेंबली हल्का गुलाबगढ़ है, कितने बड़े चैलेंज जो है यहाँ पे आपको सामना करना पड़ेगा? देखिए जी, यहाँ गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने देखी है कि एक लीडर पूरे एक दिन में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का टूर कर सकता है, लेकिन यहाँ चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। जैसे इलेक्शन के दौरान बात चली थी कि ये यहाँ से अगर एक टनल हो तो कुलगाम के साथ कनेक्ट किया जाए, तो वो एक बड़ी चैलेंजेस है, क्योंकि जो आदमी गुलाबगढ़ जाएगा वो फिर एक दो दिन के लिए कहीं का नहीं रहता, क्योंकि वहां से निकलेगा तो तब कहीं आगे पहुंचेगा। ऑफिस बहुत सारे हैं, जैसे बीडीओ गुलाबगढ़ ऑफिस खुला है, लेकिन वो मोहर में बैठते हैं। अच्छा, जहाँ कहीं नियामतें खुली हैं तो वो हेडक्वार्टर पे बैठना प्रेफर करते हैं। और फिर सबसे बड़ी जो चैलेंज मैं देखता हूँ कि जो ऑनलाइन मामला है, अब ऑनलाइन हर आदमी तो मोबाइल चला रहा है, यहाँ का आदमी उठ के मोहर जाता है एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के लिए। अब ये तो ठीक है, गवर्नमेंट की मानना है कि भाई हमने आसान कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से मुश्किल हो गया। अगर पहले ये होता था, बंदा पटवारी साहब के पास गया, उसको रिक्वेस्ट की, तहसीलदार को एप्लीकेशन दी, मार्क करवा के दे के आया, कभी कभी एक दिन में भी काम होता था। अब उसको एक दिन जाके ऑनलाइन करवाना है, फिर ऑनलाइन करके वो घर आएगा, अब उसको प्रोसीड करना है, ये मुसीबतें हैं। उससे बेटर ये होगा कि अगर हर गांव में एक बंदा हो जो ये ऑनलाइन गांव से ही कर जाए, फिर मैं कहूँगा कि नहीं वाकया कहीं काम हुआ। गांव से ही ऑनलाइन किया जाए और वहीं से फिर प्रिंट उसका निकल जाए, और अगर वहां पे कहीं पे कोई परेशानी आती है तो पब्लिक को, अपने कंसर्न्ड एमएलए को, अपने लीडर को कहना चाहिए कि देखो जी मेरा काम वहां फंसा हुआ है। वहां से उसने बाई हैंड तो कुछ वैसे भी नहीं देना है, लेना उनने आके वहीं से जहां से ऑनलाइन किया। अगर लाड़ का आदमी यहाँ से ऑनलाइन करेगा तो उसका कागज यहीं से प्रिंट आउट निकलेगा। तो ये जो चक्कर काटने का सिलसिला है, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। ये तो मैं सबसे गुजारिश एमएलए साहब से भी कहूंगा। आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लास्ट में गुलाबगढ़ की आवाम के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आखिर में आप जो है अपना मैसेज बताएं। देखिए जी, मेरा सबसे पहले मैं कहूंगा, ठीक फरमाया पिछले दिनों हमारे लीडरों ने भी, कि बुजुर्ग लोगों का दौर था, उन्हें जिस तरीके से लाइफ जी और बहुत अच्छे तरीके से वो दौर चला गया। अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी नौजवान पीढ़ी पे आती है। नौजवानों को बेदार होना पड़ेगा, नौजवानों को जो है इन मसाइल को खुद हैंडल करना पड़ेगा। लीडर आगे होता है उनको प्रोसीड करने के लिए। मान लो किसी जगह जरूरत है, उसको डीओ लेटर चाहिए, गाइडेंस करने के लिए लीडर गाइड करेगा, ऊपर से अप्रोच करेगा, सिफारिश करेगा। लेकिन ग्राउंड से जब तक हमारा यूथ नहीं जागेगा, और ये सारी जिम्मेदारियां यूथ के कांधे पे हैं कि जो हमारे लोग चक्कर काट रहे हैं और ये दरबदरियां हैं, ये सारा यूथ को मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जितने नौजवान तबका है वो हर अपने इलाके के जितने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं वो भी करें, तालीमी निज़ाम बेहतर करने के लिए आगे आ जाएं, स्कूलों की हालत को नोट करें, ये अपने नुमाइंदे के नोटिस में लाएं। और मैं तो चाहता हूं कि एक इस लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे एक कोई फोरम हो नौजवान लोगों का, जहां ये इकट्ठे होकर इन चीज़ों को एड्रेस करें और अपने नुमाइंदों तक पहुंचाएं। और रहा अब पार्टियों का मसला, पार्टियां अब इलेक्शन में होती हैं। आज जो आदमी एमएलए बना हुआ है, जो आदमी मंत्री बना हुआ है, सबको चाहिए कि उसके साथ रजू करें, उनके साथ कोऑपरेट करें। खाली टेलीफोनों पे काम नहीं होते। यहाँ लोगों का एक मैंने देखी स्ट्रेटजी है कि टेलीफोन कर दिया, एमएलए ने फोन नहीं उठाया, उसी दिन नाराज हो जाएंगे, और नाराजगी से हम पीछे रह गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब आपका। आपसे हमने बड़े सवाल जो है थोड़े तीखे भी पूछे, वो सब कुछ जो है एवरीथिंग वाज प्रोफेशनल, नथिंग पर्सनल। थैंक यू। नाराजगी नहीं, क्योंकि मोस्ट वेलकम। देखो, आपने बिल्कुल जायज बातें पूछी और इसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए। और एक जगह नहीं, आप देखें इस वक्त मौसम के हालात हैं, आप हर जगह हाजिर होते हैं, ये चीजें हाईलाइट करते हैं, ये इस इलाके की भी खुशकिस्मती है। मैं भी सबको ये गुजारिश करूंगा कि आपसे टच में रहें, और आपसे भी ये गुजारिश है कि जिस तरीके से आप डेडिकेशन से काम करते रहें, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप इसी ढंग से करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। ये थे हमारे साथ बशीर अहमद लारवी,
जो गरीब नवाज चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन और फाउंडर भी हैं। आपने इनकी बातें सुनी, आपने इंट्रो देखा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी वेरी मच। तो